सेफ्टी वॉरियर ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्वागत है। वेलकम इन fireSafetyLearning.com। आपके सामने जो सवाल दिया गया है उसमें पूछा गया है कि नोजल का फंक्शन क्या है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वाटर जेट की हाइट अफेक्ट हो सकती है। यहाँ एक न्यूमेरिकल भी दिया गया है जिसमें बताया गया है कि फायर फाइटिंग के वक्त होज लाइन में प्रेशर 6 बार है, नोजल का डाया 25 mm है। अब इस कंडीशन में मैक्सिमम हाइट ऑफ इफेक्टिव जेट कितनी होगी? चलो इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले क्वेश्चन के शुरू में आते हैं। फंक्शन ऑफ नोजल। नोजल एक पाइप है जो कि होज लाइन के एंड में जुड़ा रहता है। इट कैन बी यूज्ड टू डायरेक्ट और मॉडिफाई द फ्लो ऑफ नोजल। इसके कई सारे फंक्शन हैं, जैसे कि इट कैन कंट्रोल द रेट ऑफ फ्लो, स्पीड, डायरेक्शन, mass and shape, and it reduce the pressure energy and increase the velocity energy। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, वाटर जैसे ही नोजल के क्रॉस सेक्शन एरिया में आता है, प्रेशर डाउन हो जाता है और वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। लेट्स डिस्कस द अफेक्टिंग फैक्टर which may affect the height of jet। There are two important factors, that is velocity and mass। एक इफेक्टिव जेट पाने के लिए वेलोसिटी का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वाटर अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगा। और करेक्ट मास ऑफ वाटर आल्सो रिक्वायर्ड सो दैट यू कैन गेट ए सॉलिड जेट। लेट्स सोल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जैसा कि हम जानते हैं, प्रेशर इज 6 बार, नोजल का डाया 25 mm है और हमें इफेक्टिव जेट पता करनी है। इफेक्टिव जेट का फॉर्मूला है HE is equal to 2/3 H minus 0.113 H square बटे D। Here effective jet HE से डिनोट किया, H मतलब head and D मतलब dia of nose। Now we don't have head। Head calculation formula is H is equal to 10P। We have P 6 bar। So after putting the value in the formula, you will get 60 meter। तो आपका ये head 60 meter आ गया। Now put the H value in the effective jet formula। Now after solving, you will get 2/3 60 minus 16.27। You can write it as 2/3 60 minus 17। 17 is approx value। Now after solving, you will get 28.66 meter। So you can say 29 meter will be effective jet। अब क्वेश्चन वापस डिमांड करता है कि वो एडिशनल फैक्टर्स भी बताएं जिनकी वजह से हाइट ऑफ जेट अफेक्ट होती है। जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वेलोसिटी एंड मास आर द अफेक्टिंग फैक्टर। अदर देन दीज फैक्टर्स, पंप का प्रेशर और नोजल का डाया भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके सामने जो सवाल दिया गया है वह हीट से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट क्या होती है, और एक न्यूमेरिकल दिया गया है जिसमें पूछा गया है कि आपके पास में एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसकी रेटिंग 2.1 किलोवाट है और इसमें 1 kg वाटर है। इस वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इस वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाए तो आपको कितना समय लगेगा? इस प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले हम क्वेश्चन के शुरू में आते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी एंड हाउ लेटेंट हीट इज डिस्क्राइब्ड। स्पेसिफिक हीट मींस कोई भी सब्सटेंस दैट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस का पार्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यू नीड पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल, अगर 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, उसके लिए 4200 जूल की रिक्वायरमेंट होती है और यह इसकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी that is required to raise the temperature of 1 kg material by 1 degree centigrade. Let's understand by an example. You have three type of substance, that is
ग्लास, वाटर एंड मेटल। अब तीनों को हीट देना स्टार्ट किया। तीनों सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए वी नीड डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ एनर्जी और हीट। जैसा कि दिया गया है, वाटर के लिए 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्ड, आयरन के लिए 460 जूल चाहिए एंड ग्लास के लिए 670 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। तो ये तीनों सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट कैपेसिटी की। लेटेंट हीट कैपेसिटी मींस हिडन हीट। इट इज डिफाइंड एज हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और लिक्विड टू सॉलिड। जैसा कि ग्राफ में दिया गया है, आइस टू लिक्विड कन्वर्शन में 80 कैलोरी पर ग्राम हीट खर्च होती है और यहाँ पर कोई एडिशनल हीट नहीं दी जा रही है, यह इसकी इंटरनल हीट है। और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए 540 कैलोरी पर ग्राम रिक्वायर्ड होती है। ये 80 कैलोरी पर ग्राम और 540 कैलोरी पर ग्राम लेटेंट हीट है। तो अब आप समझ गए होंगे कि लेटेंट हीट छुपी हुई हीट है जो कि सब्सटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। लेटेंट हीट से रिलेटेड दो टर्म की बात करते हैं जो कि हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्शन प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिक्विड टू गैस कन्वर्शन प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेट्स सोल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपके पास में इलेक्ट्रिक केटल है जिसकी कैपेसिटी 2.1 किलोवाट है। इसमें 1 केजी वाटर है। इसका इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और अब आपको बताना है कि इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में कितना समय लगेगा। जैसे हम जानते हैं स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है E = mc थीटा। E means energy, m means mass, c means specific heat and theta means change in temperature. Here we have mass 1 kg, specific heat of material is 40 to 100 joule per kg, temperature difference is 80 degree. Now put the value in the formula. After solving equation you will get 3,36,000 joule. You can write it as 336 kilojoule. As we know, power formula is work by time. Here P is 2.1 kilowatt. Work is 336 kilojoule. Now put the value in the formula, that is P = W by time. After solving the equations you will get 160 seconds. अब आप कह सकते हैं कि वाटर को बॉईल करने के लिए यू विल रिक्वायर 2 मिनट 40 सेकेंड। यहाँ पे दिया गया सवाल मेंबरशिप एग्जामिनेशन का है जिसमें पूछा गया है कि कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर को कंसिडर करते हुए आपको उन मेन फैक्टर्स के बारे में बताना है दैट इन्फ्लुएंस द ऑपरेशन ऑफ ए स्प्रिंकलर हेड। सो लेट्स डिस्कस। जैसा कि हम जानते हैं हीट 3 तरीकों से ट्रांसफर होती है, दैट आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर के लिए मीडियम की जरूरत होती है, जबकि रेडिएशन में हीट ट्रांसफर के लिए किसी तरह के मीडियम की जरूरत नहीं होती। इट कैन बी हैपन इन वैक्यूम आल्सो। जैसा कि हम जानते हैं कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर में एयर इज द मीडियम जिसकी वजह से फायर स्प्रेड होती है, हीट एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है। तो यहाँ पे एयर हीट अप होके स्प्रिंकलर हेड तक पहुंचती है और जिसकी वजह से स्प्रिंकलर ऑपरेट होता है। लेकिन कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि स्प्रिंकलर कई बार बहुत जल्दी ऑपरेट हो जाता है, कई बार उसका बहुत डिले ऑपरेशन होता है, या कई बार जब स्प्रिंकलर ऑपरेट होता है तो फायर इमीडिएटली एक्सटिंग्विश हो जाती है, और कई बार स्प्रिंकलर ऑपरेट होने के बावजूद भी फायर एक्सटिंग्विश नहीं हो पाती। ऐसा क्यों होता है, ये समझने के लिए हमको इसके सभी अफेक्टिंग फैक्टर्स के बारे में जानना होगा। दीज अफेक्टिंग फैक्टर्स आर thermal capacity of parts, height of ceiling, shape of ceiling, distance of the head
from the fire and ceiling and rate of rise of the temperature around the sprinkler head. Thermal capacity of parts. जैसा कि हम जानते हैं स्प्रिंकलर हेड दो तरह के होते हैं, एक स्टैंडर्ड स्प्रिंकलर हेड होता है और एक फास्ट रेस्पॉन्स स्प्रिंकलर हेड होता है। दोनों में मेन डिफरेंस उनके अंदर यूज होने वाले ऑपरेटिंग एलिमेंट का होता है। स्टैंडर्ड स्प्रिंकलर का जो ऑपरेटिंग एलिमेंट्स है और फास्ट रेस्पॉन्स स्प्रिंकलर का जो ऑपरेटिंग एलिमेंट है, भले ही दोनों की रेटिंग सेम हो लेकिन इनकी आरटीआई डिफरेंट होती है। फास्ट रेस्पॉन्स स्प्रिंकलर की रेस्पॉन्स टाइम इंडेक्स 50 होता है जबकि स्टैंडर्ड स्प्रिंकलर का आरटीआई 80 होता है। इस वजह से एट द सेम टेम्परेचर फास्ट रेस्पॉन्स स्प्रिंकलर जल्दी ऑपरेट हो जाएगा जबकि स्टैंडर्ड स्प्रिंकलर थोड़ा टाइम लेगा। हाइट ऑफ सीलिंग। जब फायर होती है तो हीट ऊपर की तरफ स्प्रेड होती है और ऊपर की तरफ स्प्रेड होती है तो जैसे ही वो स्प्रिंकलर के कांटेक्ट में आती है तो स्प्रिंकलर का ऑपरेटिंग जो एलिमेंट होता है उसका टेम्परेचर राइज होने लगता है और एक लिमिट के बाद में वो ब्रस्ट हो जाता है और वाटर स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब सीलिंग की हाइट ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में यही हीट ऊपर तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से स्प्रिंकलर हेड का ऑपरेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है और वो उतनी जल्दी ऑपरेट नहीं हो पाता जितना कि वो लो सीलिंग एरिया में ऑपरेट होता है। शेप ऑफ सीलिंग। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है डिफरेंट तरह की सीलिंग प्रोफाइल होती है, उसकी वजह से हीट स्प्रिंकलर हेड तक पहुंच नहीं पाती या स्प्रिंकलर हेड तक पहुंच जाती है और स्प्रिंकलर ऑपरेट भी हो जाता है तो स्प्रिंकलर का स्प्रे उस अकॉर्डिंग नहीं हो पाता कि जिससे कि वो फायर को इजी तरीके से एक्सटिंग्विश कर सके। तो ये भी एक अफेक्टिंग फैक्टर है। डिस्टेंस ऑफ द हेड फ्रॉम द फायर एंड सीलिंग। इफ स्प्रिंकलर विल बी इन द विसिनिटी ऑफ द फायर तो डेफिनेटली इट विल ऑपरेट फास्टली। लेकिन अगर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है, सीलिंग प्रोफाइल ऐसी है कि वो डायरेक्ट फायर के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पा रहा है तो उस कंडीशन में स्प्रिंकलर हेड ऑपरेट होने में टाइम लेगा। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि सीलिंग के अंदर में अगर स्प्रिंकलर हेड है गलत तरीके से इंस्टॉल किया हुआ है तो जल्दी ऑपरेट नहीं होगा, और अगर डिफ्लेक्टर सीलिंग के नीचे में है जहाँ पे वो डायरेक्ट फायर के एक्सपोजर में आ सकता है तो वहाँ पे वो इजीली ऑपरेट हो जाएगा। रेट ऑफ राइज ऑफ द टेम्परेचर अराउंड द स्प्रिंकलर हेड। स्प्रिंकलर के ऑपरेट होने के लिए उसका जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना चाहिए। जब वो इंक्रीज होगा तभी स्प्रिंकलर हेड का जो थर्मल सेंसिटिव एलिमेंट है उसका टेम्परेचर राइज होगा और ये ब्रस्ट होगा। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि फायर जब होती है तो स्मोक हॉट जोन से कोल्ड जोन की तरफ ट्रेवल करती है और जब कोल्ड जोन की तरफ ट्रेवल करती है तो हीट में उतना पावर नहीं होता कि वो स्प्रिंकलर के हेड को ब्रस्ट कर दे, तो ऐसी कंडीशन में स्प्रिंकलर ऑपरेट होगा नहीं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि स्प्रिंकलर हेड तभी ऑपरेट होगा जब सराउंडिंग टेम्परेचर उस लेवल तक पहुंचेगा, उस रेटिंग तक पहुंचेगा। अगर उस रेटिंग तक नहीं पहुंचेगा तो स्प्रिंकलर हेड नहीं ऑपरेट होगा। रेटिंग ऑफ स्प्रिंकलर हेड। स्प्रिंकलर हेड की कई तरह की रेटिंग होती है, जैसे कुछ 57 पे ऑपरेट हो जाते हैं, कुछ 68 पे होते हैं, कुछ 93, 141। सो देयर आर द डिफरेंट रेटिंग्स। तो कम रेटिंग का जो स्प्रिंकलर होगा जल्दी ऑपरेट हो जाएगा जबकि ज्यादा रेटिंग का स्प्रिंकलर ज्यादा टाइम लेगा ऑपरेट होने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके प्रीमाइसेस की नीड के हिसाब से 68 डिग्री का स्प्रिंकलर लगाना चाहिए लेकिन आपने वहां पे 79 या 93 या 141 का लगा दिया तो डेफिनेटली इट विल नॉट ऑपरेट फास्टली एज 68 डिग्री टेम्परेचर। दोस्तों, अगर आप किसी भी फायर प्रोफेशनल कोर्स, बुक, कोड को सीखना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट फायर प्रोफेशनल एग्जाम की प्रिपरेशंस आप कर रहे हैं तो आप मेरी वेबसाइट firesafetylearning.com के कॉन्टेक्ट पेज पर जाकर अपनी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। Safety Warriors provide a learning platform for all national and international courses, codes, and government exams, such as international qualification that are offered by NIBOS, NFPA, and IFE UK. National most demanding courses like BTech Fire Safety, Industrial Safety PG Diploma, Fire Safety Diploma, Fireman Course, Sub-Officer Course, STO, and BO course. Corporate trainings on various topics such as electrical safety,
confined space, behavior based safety, construction safety, ITS। इन सब के अलावा we trains you to crack fire professional government exam such as fireman, fire officer, STO and additional director। इनमें से जो भी आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, प्लीज ऑप्ट इट एंड स्टार्ट योर प्रोफेशनल स्टडीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग।